Hello everyone. Hello everyone. अंबर खालिद is here. अंबर खालिद आज की प्रेजेंटर हैं और अंबर खालिद जो हैं वो आप लोग सब लोग अच्छी तरह से फेमिलियर हैं क्योंकि अंबर खालिद ने हमें डायबिटीज की जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड सारी जो चीजें उसमें हमें उन्होंने काफी अवेयरनेस दे दी है, बल्कि पीएचडी करवा दी है। तो काफी सारे सेशन हम लोगों ने कर चुके हैं अंबर के साथ, और आज का जो सेशन है, लास्ट सेशन अगर आपको याद हो तो वो हेल्दी ईटिंग पे था। तो आज का जो सेशन है वो डायबिटीज इट्स मैनेजमेंट रिलेटेड टू एक्सरसाइज है। तो लेट मी इंट्रोड्यूस अंबर खालिद. Amber Khalid is a registered dietitian and certified diabetes educator, currently working with the diabetes education program at Wellforth Community Health Services in Malton. ये फोर्थ कॉर्नर के नाम से भी जाना जाता है. A result-oriented professional with over 12 years of experience in dietetics and over 10 years in diabetes. A hardworking and compassionate healthcare provider who partner with clients to support them in optimizing their health and live healthy with chronic health conditions. As a part of diabetes education program, Amber uses her knowledge and expertise to educate clients in making unique and positive lifestyle changes to manage diabetes and prevent delay complications associated with diabetes. Amber provides patient-focused care through one-on-one counseling sessions to those living with diabetes, pre-diabetes, and those at risk of diabetes. In addition, Amber plans and conduct group education sessions to assist in promotion of health and incorporate self-management skill in the community, which enable individuals in managing their chronic conditions. So welcome Amber Khalid. आज का जो सेशन है वो है डायबिटीज, इसकी मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज. तो अंबर खालिद, नाउ फ्लोर इज योर्स. आप अपना करें सेशन स्टार्ट. परफेक्ट. तो सेम वही ड्रिल है, हम लोग सेशन करेंगे. किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो हैंड भी रेज कर सकता है, क्वेश्चन लिख भी सकता है. हैंड रेज करेंगे तो मैं वहां रुक के उसका जवाब दे दूंगी, और अगर क्वेश्चन राइट लिख करेंगे और मुझे दिख गया तो बीच में रोक देंगे. यूजुअली मैं एक सर्टेन टॉपिक के बाद फिर वापस क्वेश्चंस पे चली जाती हूँ. वी डोंट वांट टू मेक इट वेरी फॉर्मल, तो इसलिए अच्छा है कि आप इससे पहले अपना क्वेश्चन भूल जाएं, वो आप पूछ लें. तो अभी गुलनाज ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस तो करवाया कि हमने काफी डायबिटीज की नॉलेज हासिल कर ली है कि एग्जैक्टली बॉडी में होता क्या है. और आज का जो टॉपिक है ना वो है एक्सरसाइज का, ठीक है ना. तो अभी मैं क्या करूंगी, मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन ताकि सब लोग देख सकें जो प्रेजेंटेशन है मेरे पास. और वो मुझे भी दिख नहीं रही है, एक सेकेंड. because usually show all windows. हाँ ठीक है. इसका स्क्रीन शो स्टार्ट करते हैं. तो जैसे शुरू में बात की थी कि डायबिटीज जो है उसमें एक्सरसाइज की क्या वैल्यू है. जब भी डायबिटीज की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं 3 डायबिटीज के मैनेजमेंट के पिलर्स हैं. डायबिटीज मैनेजमेंट के 3 पिलर्स हैं, राइट. तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है. लास्ट वीक हमने डाइटरी मॉडिफिकेशंस पे या खाने पीने पे बहुत डिटेल में बात की थी, राइट. इन फ्यूचर सेशंस हम लोग दवाइयों पे बात करेंगे बहुत डिटेल में. आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज पे. तो ये तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है. अच्छा, एक्सरसाइज का क्या ताल्लुक है, तो पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि एग्जैक्टली डायबिटीज में क्या होता है, राइट. तो डायबिटीज में एग्जैक्टली क्या होता है कि हमारे पास 2 प्रॉब्लम्स होती हैं. एक तो जो हमारी पैंक्रियाज है वो इंसुलिन नहीं बना रही होती है, यानी जो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन है वो कम हो जाती है. और दूसरा क्या प्रॉब्लम हो रहा होता है, जो इंसुलिन बन रही होती है वो एफिशिएंटली काम नहीं कर रही होती है. तो एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक्सरसाइज इंश्योर्स कि जो भी इंसुलिन हमारी में बॉडी में मौजूद है
वो इफेक्टिवली यूज हो जाए बॉडी से, ठीक है ना। तो अब जो आज रीजन है आज के सेशन का वो इसलिए है कि ये जो थर्ड पिलर ऑफ डायबिटीज मैनेजमेंट है, हम देखेंगे कि वो किस तरह से हमारी डायबिटीज को वेल कंट्रोल करने में हेल्प करता है। हाउ डज इट कंट्रोल अवर डायबिटीज और ब्लड शुगर लेवल्स, ठीक है। तो इंसुलिन बन रही है लेकिन अच्छे से यूज नहीं हो रही है, और वो एक्सरसाइज से वो ज्यादा अच्छे से यूज होगी। अच्छा, थोड़े से स्टार्ट करते हैं जैसे हम हमेशा करते हैं, कुछ मिथ से, कॉमन बिहेवियर से, लोगों के क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो ये जो नेक्स्ट स्लाइड है ये बेसिकली एक बहुत ही कॉमन मिथ है लोगों का कि एक्सरसाइज टेक्स टू मच टाइम एंड आई डोंट हैव टाइम। तो हमेशा लोगों को ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज इज जस्ट टू मच, सो आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, मैं नहीं कर सकती, मेरे पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं है। क्योंकि डायबिटीज मैनेजमेंट की या किसी भी बीमारी के मैनेजमेंट की जब बात होती है ना, तो हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि अच्छा बुखार चढ़ा है 2 गोलियां खा लो सही हो जाओगे, जुकाम है 2 गोलियां खा लो, सिरप पी लो, खांसी है तो डायबिटीज में फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे कुछ हो नहीं रहा फील, और उसको मैनेज करने के लिए मुझसे और मजदूरी कराई जा रही है, मुझसे कहा जा रहा है कि यार एक्सरसाइज करो, जो कि कॉन्सेप्ट है। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन किसी भी क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन में, क्योंकि बुखार नजला जुकाम तो एक्यूट इश्यूज होते हैं, थोड़ी सी देर के लिए होता है खत्म हो जाता है, लेकिन जो क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस हैं जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गए, उनकी जो मैनेजमेंट होती है ना वो ऑन गोइंग होती है, और उसके अंदर हेल्दी लाइफ स्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और हेल्दी लाइफ स्टाइल का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अच्छा खाना, हेल्दी खाना और एक्सरसाइज करना, ये दोनों मिलकर हेल्दी लाइफ स्टाइल की डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। तो ठीक है, आई नो एक्सरसाइजिंग टेक्स टाइम, बट यू स्टिल नीड टू टेक दैट टाइम आउट ऑफ योर 24 आवर्स फॉर योर ओन हेल्थ। हम में से हर कोई किसी ना किसी क्रॉनिक कंडीशन में होता है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है, किसी को डायबिटीज है। और मैं पर्पसली आप क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन का वर्ड यूज कर रही हूँ कि अगर डायबिटीज नहीं है तो एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन क्रॉनिक कंडीशन में तो कंपल्सरी करनी चाहिए, और एक्सरसाइज का मतलब यहाँ सिंपल वॉकिंग भी है। और अभी मैं आगे बताऊंगी किस किस कौन सी एक्सरसाइज का क्या मतलब है, एरोबिक एक्सरसाइज है, वेट रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है, और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी क्रॉनिक कंडीशन नहीं है, यू आर वन लकी पर्सन जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एज अ पर्सन, एज अ हेल्दी, फॉर अवर हेल्दी एंड वेल बीइंग, हमें चाहिए कि हम अपनी बॉडी, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल कंटिन्यू करें, अपनी बॉडी को सपोर्ट करें टू स्टे हेल्दी फॉर लॉन्गर, ठीक है ना। तो दो तरह की एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज का वर्ड थोड़ा सा इंटेंस और हैवी लगता है लोगों को, पर एक्सरसाइज का आसान लफ्ज जो मुझे पसंद है वो है फिजिकल एक्टिविटी। जरा सा वो लगता है, एक्सरसाइज से ये फीलिंग आती है कि जिम जाना पड़ेगा, वो जो स्कूल में होता था लंबी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इट्स जस्ट अ वर्ड, ऑल इट मीन्स जिसके अंदर आपको ऐसी एक्टिविटी करें कि आपकी जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो इंक्रीज हो जाए। तो एरोबिक एक्सरसाइज का मतलब होता है यानी कार्डियो, जिसको अक्सर लोग समझते हैं वॉकिंग, बाइसाइक्लिंग, स्विमिंग। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस रिदमिक मूवमेंट ऑफ लार्ज मसल्स। ये बिल्कुल एक प्रॉपर डेफिनेशन है, एविडेंस बेस्ड है, नॉर्मली एटलीस्ट 10 मिनट्स एट अ टाइम। यानी कि जो हम समझते हैं कि हम पूरा दिन घर में बिजी रहते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, लॉन्ड्री करते हैं, दरवाजा खोलते हैं, फिर कोई और काम करते हैं, दैट्स एक्टिव लाइफ स्टाइल, बट दैट इज नॉट एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस रिदमिक मूवमेंट, यानी मैं अगर वॉकिंग कर रही हूँ तो मैं बस एक ही उसमें वॉकिंग कर रही हूँ, और मेरे ये जो लार्ज मसल्स हैं, मेरी लेग्स हैं, मेरे आर्म्स हैं, मेरे शोल्डर्स हैं, वो मूव कर रहे हैं for 10 minutes, then it qualifies for the aerobic exercise. वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, चारों एग्जांपल्स में आपको समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। इसके अलावा स्किपिंग रोप हो सकती है, जो कि अगेन आई वुड से नॉट सो मच फीजिबल फॉर मोस्ट ऑफ द एज ग्रुप्स। 10 मिनट तक स्किपिंग रोप, इट्स क्वाइट इंटेंसिव वर्कआउट। लेकिन हाँ, इसके अलावा हम काफी सारी एक्सरसाइजेज हैं जो 10 मिनट एरोबिक आप कर सकते हैं। घर के अंदर भी वॉक करना अगर पसंद करते हैं, बाहर नहीं जाना चाहते, तब भी कोशिश कीजिए एटलीस्ट 10 मिनट्स वॉक करें कंटिन्यूअसली। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में क्या होता है कि रेपिटेशन ऑफ एक्सरसाइज है जिसमें रेपिटेशन ऑफ मूवमेंट होती है विद वेट्स, यानी मैं वेट उठा के और फिर अपने आर्म को यूं करूं, तो या फिर मैं नीचे से उठा के ऊपर करूं, राइट। तो ये मेरी रेपिटेटिव मूवमेंट है विद वेट्स, और इतना फास्ट है जितना मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इसमें एक स्लो स्पीड में होना चाहिए और वेट आपके हाथ में हो,
और वेट का जो लेवल है वो कितना डिसाइड होगा कि मैं पहले 2 पाउंड से स्टार्ट करूंगी। अगर मैंने 10 दफा 2 पाउंड से ये वाली एक्सरसाइज कर ली और मुझे कुछ भी मसल्स में फील नहीं हुआ, देन आई विल डू 3 पाउंड्स। वो वेट आपके लिए बिल्कुल सही है जब आप 7th या 8th टाइम पर हो और आपको बहुत मुश्किल हो रही हो। 5वें या 4थे टाइम पे मुश्किल हो रही है तो दैट्स टू हैवी। 10वें टाइम तक फील नहीं हो रही है, टू लाइट। 7वें और 8वें टाइम पे फील हो रहा है, दैट इज द राइट वेट फॉर यू। तो वो वेट आपके लिए सही है, जिसमें कोई मैजिकल नंबर नहीं है। अगर आप किसी को जानते हैं, आपकी फ्रेंड 5 पाउंड से कर रही है और आपको 3 पाउंड भी हैवी लग रहा है, जस्ट डू इट विद 3 पाउंड और मे बी 2 पाउंड। वेट्स के अलावा लोग यूज करते हैं बैंड्स। जो बैंड्स होते हैं ना इलास्टिक के, उसको खींच के ऐसे किया जाता है और उससे जो है ना आपके ये मसल्स टाइट होते हैं, क्योंकि उसको खींचने के लिए पावर लगती है। अगेन यू कीप डूइंग इट with a certain so I will hold it like this थोड़े डिस्टेंस पे। अगर वो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है तो मैं थोड़ा दूर से करके फिर उसका स्ट्रेच करूंगी। so using resistance bands, using weights, or sometimes you use your own body weights, for example push up। जो पुशअप्स हैं जो आप लोगों को पता है, या स्क्वाट्स हैं, इसमें यू यूज योर ओन बॉडी वेट, अपना एक पोस्चर यूज करके फिर हम लोग पुशअप्स करते हैं। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज इज डिफरेंट फ्रॉम एरोबिक एक्सरसाइज। क्लियरली मैंने सारा एक्सप्लेन किया। उसपे हम अपने मसल्स को स्ट्रेच करते हैं। जब मसल्स स्ट्रेच होते हैं उनके अंदर स्ट्रेंथनिंग होती है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जब हम एक सर्टेन एज को क्रॉस कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू सर्टेन रिसर्च 35-40 इयर्स की एज के बाद हमारे मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होना बंद हो जाते हैं, उनके अंदर मतलब स्ट्रेंथ कम होना शुरू हो जाती है। अगर आप ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ रिगेन रहेगी। आपने नोटिस किया होगा जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके बहुत ही लाइट लाइट सा हो जाता है, ये इतना हार्ड नहीं रहता, क्योंकि उनके मसल्स लूज होना शुरू हो जाते हैं आफ्टर अ सर्टेन एज। और 40 इयर्स के बाद वो स्ट्रेंथन होना कम हो जाते हैं, मैंने ये नहीं कहा लूज होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम एक्सरसाइज सही एज पे स्टार्ट कर देंगे और उसे करते रहेंगे तो अवर मसल्स स्टे स्ट्रॉन्गर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और इसका ताल्लुक सिर्फ स्ट्रेंथनिंग ऑफ मसल से है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज का। थोड़ी बहुत इसमें ब्रेक डाउन ऑफ शुगर होता है, मगर मोस्टली इसमें स्ट्रेंथनिंग ऑफ मसल्स होता है। इसीलिए हफ्ते में सिर्फ 2 दफा 15 मिनट के लिए रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करें। लेकिन एरोबिक एक्सरसाइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन के लिए। अगेन रिदमिक मूवमेंट फॉर 10 मिनट्स एटलीस्ट। ठीक है। अब जो एग्जाम्पल्स हैं एरोबिक एक्सरसाइज की वो मैंने यहाँ पे इसलिए डाली है कि अगर चाहे कोई स्टेशनरी बाइक करना चाह रहा है, जुम्बा लोग करते हैं, डिफरेंट किस्म के ग्रुप एक्सरसाइज करते हैं, डांसिंग है, रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, दिस गाइस इज आल्सो रनिंग। सो आई ट्राई कि मैंने डिफरेंट एज ग्रुप, डिफरेंट कलर के लोग लिए ताकि हमें अपने आप से हमें रिलेट होता महसूस हो। बट एरोबिक एक्सरसाइज का मतलब वही है कि कंटिन्यूअस rhythmic movement of large muscles। ये एग्जांपल है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज की। अब आपने ये देखा ना कि यहाँ पे इन्होंने एक और किस्म का वेट उठाया हुआ है, इसका मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा है, ये बेल शेप का होता है, ये वेट उठाया हुआ है इन्होंने ये वाले वेट उठाए हुए हैं। और ये यहाँ पे साहब जो है वो अपने सिर्फ बॉडी वेट के साथ कर रहे हैं, जिसमें वो अपनी बॉडी को एक सर्टेन लेवल पे मूव करेंगे, फिर वापस करेंगे तो उनके ये वाले मसल्स काम करेंगे, फिर दूसरे मसल्स काम करेंगे। This is a very good example for those people who cannot do extensive level exercise। ये बैठ के पाँव को सिर्फ ऊपर नीचे करके भी आपकी एक्सरसाइज होती है। ये वो बैंड्स की एक्सरसाइज की एग्जांपल है जो मैं आपको बताना चाह रही थी। अक्सर बैंड्स मिल जाते हैं, अमेजोन पे मिल जाते हैं, एक्सपेंसिव नहीं होते। अमेजोन पे तो कटा हुआ ही कोई 2-2.5 मीटर का मिल जाता है। और इसके अलावा ये वही एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पर थे, इट्स जस्ट डिफरेंट पिक्चर्स। टारगेट्स क्या क्या हैं ये तो मैंने आपको बताया कि जब 10 मिनट आप मुस्तकिल करेंगे तो वो क्वालिफाई होगा कि उसको बोला जा सकेगा अरे भाई हमने एरोबिक एक्सरसाइज की। लेकिन आपने करना कितना है, 150 मिनट एटलीस्ट मॉडरेट टू विगरस फिजिकल एक्टिविटी ईच वीक। तो 150 मिनट होते हैं तकरीबन 2.5 घंटे, पूरे एक दफा में नहीं करने। अब 150 मिनट का क्या हिसाब है कि जैसे मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मुझे रोज एक्सरसाइज मैं नहीं कर सकती या मैं रोज वॉकिंग पे नहीं जा सकती, तो आई कैन डू 30 मिनट्स 5 टाइम्स अ वीक। 30 5 150 50 30 60 90 120 150 किसी तरह भी आप ऐड कर लें। किसी ने कहा भाई ये भी कोई नहीं, मेरा टाइम टेबल लाइफ स्टाइल नहीं है,
उन्होंने क्या करा, एक दिन 20 मिनट वॉक कर ली, एक दिन 40 मिनट वॉक कर ली, फिर एक दिन 20 मिनट करी, एक दिन 10 मिनट भी करी, लेकिन ही ट्राइड टू डू अ टोटल ऑफ 150 मिनट्स। टोटली अप टू यू। कोई लोग मुझसे बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वो कहते हैं हम तो रोज वॉक करते हैं 20 से 25 मिनट। अगर आप 20 से 25 मिनट रोज वॉक करते हैं तो 7 दिन होते हैं हफ्ते में, तो एक्चुअली यू आर डूइंग मोर देन 150 मिनट्स, अ लिटिल अबव 150 मिनट्स। जब आप 20 to 25 मिनट्स करते हैं, 20 मिनट्स करते हैं तो 140, वरना फिर और 5 मिनट एक्स्ट्रा रोज कर लेंगे तो वो 35 मिनट्स और ऐड हो जाएंगे। तो इट्स परफेक्ट, विच एवर वेट वर्क्स फॉर यू। पूरे हफ्ते के 7 दिनों के 150 मिनट, लेकिन जब भी एक दफा एक्सरसाइज करें मिनिमम 10 मिनट्स। एग्जाम्पल्स फिर यहाँ मैंने रिपीट करी हैं कि एक्सरसाइज इंक्लूड्स वॉकिंग। एक्चुअली गार्डनिंग भी है, जो लोग गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, मगर गार्डनिंग में समटाइम्स जैसे बैठ गए और, लेकिन जब लोग मूव भी कर रहे हैं, घास काट रहे हैं, वीड्स निकाल रहे हैं, दैट्स क्वाइट एन एक्सरसाइज। बाइकिंग, डांसिंग, gradually 10 to 15 minutes to start with and then increase as tolerated. रेजिस्टेंस एक्सरसाइज स्टार्ट विद 1 सेट 8 to 10 reps, जो मैं आपको बता रही थी ना, 8 से 10 करने होते हैं और 2 से 3 दफा। और अगर आपकी टॉलरेंस बढ़ने लग जाए, 2 सेट कर लीजिए, 3 सेट कर लीजिए, 5 सेट कर लीजिए, राइट। तो ये एक्सरसाइज का हो गया। अब इसके बेनिफिट्स आ गए, लेकिन बिफोर आई गो इनटू दीज बेनिफिट्स, मुझे एक और जो डायबिटीज का थोड़ा सा मैं और बताना पसंद करूंगी कि जैसे मैं शुरू में आपको बता रही थी कि हमारी बॉडी में इंसुलिन होती है, कम बन रही है और सही से काम नहीं कर रही है। तो एक्सरसाइज क्या करती है कि हमारी बॉडी में इतना इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही होती है। आप बिल्कुल इतना समझें कि जैसे ये सेल है, ठीक है, ये मेरा हाथ है इंसुलिन और ये पेन है शुगर। इस शुगर को इंसुलिन यूं पकड़ के लाएगी और वो इसके अंदर इसको डालेगी और फिर वो इसको शुगर को कन्वर्ट कर देगा एनर्जी के अंदर सेल। ठीक है, प्रॉब्लम क्या हो रही है डायबिटीज में, इंसुलिन भी है, इंसुलिन ये है, ये शुगर है, लेकिन इन दोनों की दोस्ती नहीं हो रही, इंसुलिन रेजिस्टेंस है और वो यहाँ तक आ नहीं पा रही है। कुछ प्रॉब्लम चल रही है इन दोनों के अंदर। लॉक एंड की मॉड्यूल होता है जो कि काम नहीं कर रहा। ये तीनों अलग अलग पड़े हुए हैं लेकिन काम नहीं कर रहे। रेजिस्टेंस कहते हैं इसको, इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये नेचुरली प्रेजेंट होती है, इसमें आप लोग को ये नहीं कर सकते कि मैं मेरे अंदर ज्यादा है तेरे अंदर कम है, ऐसा हो सकता है, वो नेचुरली कम ज्यादा हो सकती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस उन लोगों में ज्यादा होती है जिनके एब्डोमिनल ओबेसिटी होती है, इनका पेट निकला हुआ होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस उन लोगों में ज्यादा होती है जो एक्टिव नहीं होते। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कुछ लोगों में जेनेटिकली ज्यादा होती है। वो लोग बेचारे बहुत खाने पीने में एहतियात करते हैं लेकिन फिर भी उनकी शुगर्स हाई आती है और खासतौर पे मॉर्निंग की शुगर्स हाई आती है। तो ये तो हो गई प्रॉब्लम की बात। अब इसको सॉल्व कैसे करें? जब हम एक्सरसाइज करते हैं, विगरस एंड कंटिन्यूअस मूवमेंट, राइट, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, तो बॉडी को एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहने के लिए मैं वॉक कर रही हूँ तो मैं एनर्जी यूज कर रही हूँ। एनर्जी की प्रॉब्लम हो गई, ब्रेन ने ऑर्डर किया भाई एनर्जी बनाओ, क्या कर रहे हो तुम लोग। अब क्या होता है जब ये प्रेशर आता है हेड ऑफिस की तरफ से कि एनर्जी बनानी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाती है, वो जल्दी जल्दी काम करने लगता है, यानी फैक्ट्री का काम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसको अब एनर्जी बनानी है। और एनर्जी कहाँ से बनेगी? वो जो शुगर इधर से उधर घूम रही थी ना, उसको यूटिलाइज किया जाएगा। तो अब अगर आप ये पहला बेनिफिट देखें, लिखा हुआ है रिड्यूस्ड ब्लड शुगर, रिड्यूसेस ब्लड शुगर। तो यानी कि जब हम वॉकिंग कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन जो है वो अच्छे से काम करके शुगर को यूटिलाइज करता है, तो शुगर का लेवल नीचे आने लगता है। वेट मैनेजमेंट, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, एक्सरसाइज करने से जब हमारी शुगर यूज हो रही है एनर्जी में, हमारी कैलोरीज ब्रेक डाउन हो रही है, मैं वेट रेजिस्टेंस कर रही हूँ, मेरे फैट सेल्स जो यहाँ फैट था वो मसल्स में चेंज हो रहे हैं, प्रोटीन, मेरे मसल्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, तो मेरा वेट भी लूज होगा। तीसरा पॉइंट आप लोग देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजेस इंसुलिन एफिशिएंसी, जो मैंने अभी आपको बहुत डिटेल में समझाया कि वो जो लॉक एंड की मॉड्यूल था, जो काम नहीं कर रहे थे, नाराज नाराज बैठे हुए थे, वो अब फटाफट काम करना शुरू हो गए। इम्प्रूव ब्लड फ्लो, तो जब ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो हमारा सर्कुलेशन पूरा टॉप टू बॉटम अच्छे से इंप्रूव होता है और बॉडी के हर हिस्से को फ्रेश ब्लड पहुंचता है, उसको फ्रेश न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं, क्योंकि ब्लड में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होता है। इट लोअर्स ब्लड प्रेशर, तो जिन को ब्लड प्रेशर की शिकायत है उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है। डिक्रीजेस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस, जिनको इश्यूज हैं या जो है द रिस्क ऑफ हार्ट प्रॉब्लम है,
वो एक्चुअली उनके रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं. एंड अगेन इट्स ओनली विद 150 मिनट्स ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज पर वीक. एंड अबव ऑल यू फील ग्रेट. आई डोंट नो आप लोगों ने नोटिस किया है, जब हम वॉक करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम सेरोटोनिन कहते हैं. जब हम वॉक करते हैं तो वो सेरोटोनिन हार्मोन जो है वो ज्यादा रिलीज होने लगता है. एंड यू स्टार्टेड फीलिंग ग्रेट अबाउट इट. और इन अदर वर्ड्स अगर मैं आसान लफ्ज़ में बोला, शाम में वॉक करते हैं, मौसम अच्छा होता है, अच्छे माहौल में सांस लेते हैं, ग्रीनरी देखते हैं, डिफरेंट चीजें देखते हैं, यू स्टार्टेड फीलिंग बेटर. पर अगेन इट्स मोर लाइक अ पर्सनल एक्सपीरियंस. मगर अगर साइकोलॉजिकली आप देखें तो सेरोटोनिन इज अ हैप्पी हार्मोन दैट रिलीजेस व्हेन यू डू फिजिकल एक्टिविटी. एनी क्वेश्चन सो फार? कोई हैंड नहीं है क्योंकि मैंने मिनिमाइज कर दी थी विंडो. आई डोंट थिंक सो देयर वाज एनी क्वेश्चन. ओके, प्रभा मेहरा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिए प्लीज. I just want to ask only one thing. If I walk for 10 minutes and do little dance, it will help. It will be sufficient for me. So how little that will be? Will that be 10 minutes? 10 minutes. Yeah, 10 minutes is standard to call it as an aerobic exercise. If you do less than 10 minutes, we cannot even qualify that you did some form of exercise. So if you do 10 minutes of continuous movement of either it was dancing, it was walking, it was jogging, whichever exercise you did definitely will qualify for the aerobic exercise. And you need to do minimum of 150 minutes of aerobic exercise per week. So yes, the answer is it will qualify for aerobic exercise, but 10 minutes one day, it's not enough. You need to do total of 150 minutes, which will be 10 minutes, but 2 times in a day and every day to do the same. Actually, I am the patient of backbone problem and osteoporosis as well. So there are very many problems to increase exercise or anything. So I am very alert about to fall down. Perfect. So if you have any other health conditions like osteoporosis or backbone issue or spine issues, always listen to your bone doctor, your physiotherapist, your chiropractor to see your stamina and how much burden you can put on your bones. So it's totally a healthcare approach, like because you obviously see specialists for all those issues that you have. The guidelines that I'm giving you, it's very general guidelines for people living with chronic health condition. And osteoporosis is also a chronic health condition, but with the bones issues and especially with the spine issue, we always recommend do as tolerated. Even your physiotherapy would say the same thing, like start slow, do only, even he might would have said start with 7 minutes and then increase it to 10 minutes. Because if you don't have diabetes, that's not your primary issue. Actually, I am in practice. I am in practice to do 10 minutes walk, 1,000 steps daily without fail, because I am the lady of to work and a clockwise. It is in my habit. I never miss the walking, but it is very limited and regular. Perfect. Yeah. So at least, but you can always push for maybe 12 minutes or maybe 1,200 steps if you can tolerate. It is difficult because I am in pain always, because L1, L5, S6, 3, 4, 3, 5, where many bones are in problem. Yeah, no, definitely. You listen to your body and then you review and discuss with your specialist, right? Because I don't have your past medical history. I have 2 more hands raised. I am not so sure which one raised first. Riva ji first. Riva ji, yep. Okay, Riva ji, please unmute करके सवाल पूछे. हेलो. मैं चाह रही थी कि योग की जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो किस में आएंगी, कार्डियो में, क्योंकि उसमें भी तुम्हें ब्रेथलेसनेस तो होती ही है. तुम्हारा हार्ट एक्सरसाइज, सॉरी, योग की जितनी भी एक्सरसाइजेज होती हैं, योगासन. अच्छा, योगा आप कहना चाह रही हैं. योगा डज नॉट क्वालिफाई फॉर एरोबिक एक्सरसाइज.
Okay, it is just stretching and it is more like resistance exercise, क्योंकि आप उसमें stretching करते हैं, flexibility होती है, breathing होती है, तो it's more like stretching, flexibility and resistance exercise to a certain level, क्योंकि हम अपनी body weight तो use करते हैं ना उसमें, लेकिन it does not qualify for aerobic and it has no benefit to diabetes, to blood sugar levels. ये research evidence है हमारे पास कि yoga does not help for reducing blood sugar. I understand there are experts in India who are doing yoga and they say that it helps with the reducing blood sugar. So यहाँ पे हम इस conflict को इसको नहीं लाएंगे, लेकिन जो clinical practice guidelines from dietitians of Canada से हमें मिली हैं, जो हम follow करते हैं, उन्होंने कहा कि aerobic exercise से फायदा है, weight resistance से फायदा है, योगा से नहीं है. Okay. Just to simplify the question, not to make it complicated. अगर आप करती हैं तो बिल्कुल करें, अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो भी बहुत अच्छा है, तो बिल्कुल आप कंटिन्यू रखें, लेकिन अगर है तो 10-15 मिनट की वॉकिंग भी कर लें योगा के साथ. नहीं, मुझे डायबिटीज तो नहीं है, but just for the knowledge sake I wanted to know. बिल्कुल, no, it's important and that's why I clarify different concepts around it, right? No, thank you very much. No problem. Zubda. हाँ जी, मैंने पूछना था, ये ब्लड प्रेशर जो हाई हो जाता है उसका क्या किया जाए? मैं तो थक गई हूँ, आज भी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी तो आज भी उसने अब मेरी डोज जो है ना उसने वो डबल कर दी है, पहले लाइट दी थी अब दोबारा कर दी. अभी मैंने ब्लड प्रेशर चेक किया था तो 146 आया ऊपर का, लेकिन नीचे वाला मेरे ख्याल में 70 समथिंग था. ये हाई है, बिल्कुल हाई. मैं आपको बड़ा डायबिटीज भी है? नहीं, ये तो ब्लड प्रेशर मुझे 3 महीने ही हो गए हैं कि ये बीमारी मुझे चिमट गई है, तो मैं तो खुद बड़ी तंग हूँ, तो मैं इसमें क्या करूँ ऐसा? ब्लड प्रेशर, बिल्कुल आप सही कह रही हैं. ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि इट्स रियली इट इज नॉट इजी टू मैनेज और बहुत सारे चीजों की वजह से फ्लक्चुएट करती है. उदास हैं, स्ट्रेस में है तो बढ़ गया, काम ज्यादा कर लिया तो बढ़ गया, वॉक ज्यादा कर ली, एक्साइटेड हो गई तो बढ़ गया. और तो इसलिए वाकई बहुत ही जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होता है. इसकी मैनेजमेंट में दवाइयों का ज्यादा बड़ा रोल है डाइट और एक्सरसाइज से. जैसे जब मैं डायबिटीज की बात करती थी ना, आपको शायद याद होगा, मैं बताती थी कि डाइट, एक्सरसाइज, मेडिकेशन ऑल इक्वली इंपॉर्टेंट. तो डाइट भी 33%, एक्सरसाइज भी 33% और मेडिकेशन भी 33%. तो डाइट और एक्सरसाइज हो गए तकरीबन, मैथ्स में कंफ्यूज नहीं कर रही, समझ लें 70%. डायबिटीज में 70% डाइट एंड एक्सरसाइज और 30 से 35% दवाई है, क्योंकि इक्वली इंपॉर्टेंट है ना तीनों. जबकि कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर, मैं दोनों को साथ बता रही हूँ आपको, ये दोनों इतने जिद्दी क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस हैं कि इनमें क्या है, दवाइयां 70% हमें इंपॉर्टेंट है और खाना पीना और एक्सरसाइज ओनली 30% इंपॉर्टेंट है. तो आपके डॉक्टर ने बिल्कुल सही करा है, क्योंकि आपके लिए अगर ब्लड प्रेशर आपका इससे आउट ऑफ कंट्रोल हो ही जा रहा है और 146 इट्स हाई, राइट, आपको भी पता है, तो हम भी यही रिकमेंड करते हैं कि दवाइयां इंक्रीज कर दें. और हाँ, दूसरा आप जो कर सकती हैं वो नमक, कैंड फूड कंप्लीटली अवॉइड करें. सॉसेस हमारे खानों में, जैसे हम लोग को ख्याल नहीं रहता, कभी हमने हॉट सॉस डाल दिया, केचप डाल दिया, या वो जो ग्रीन ढक्कन वाला चिली गार्लिक सॉस है, उन सब में नमक बहुत होता है. नॉर क्यूब या चिकन पाउडर यूज करने के हमारे घरों में, हमारी कुकिंग में आदत है, वो बिल्कुल साइड में कर दें. MDH के मसाले, जितने भी स्पाइस मिक्सेस मिलते हैं, चाट मसाला, उसको अवॉइड कर दें. घर में खुद चाट मसाला बना लीजिए, है ना, दे आर वेरी हाई इन सोडियम. क्योंकि हमें लगता है कि बस खाने में नमक कम डाल दिया, चावलों में कम नमक कर दिया तो सोडियम बच गया. सोडियम बहुत है हर जगह. तो उसमें क्या कर सकती हैं आप कि आप ना सोडियम रीड करना शुरू करें डब्बों के ऊपर, और जिस चीज में 8%, 8 नंबर याद कर लें, एक आखिर में होता है परसेंट डेली वैल्यू, वो आपने जो है ना अवॉइड करना है. 8 से नीचे का होगा तो खरीदे, वरना खरीद के मत लाएं घर में, क्योंकि आएगा तो खाएंगी आप. और चिप्स हो गए, नट्स हो गए, सॉल्टेड पीनट्स खाने का हमारे घरों में बहुत रिवाज है, कंप्लीटली अवॉइड करिए. Extra salt in your diet and sodium in your diet, more than 8% on the packaged food of daily value. ठीक है, दवाइयाँ is the best idea. हाँ जी, आपने मुझे तब लास्ट बताया था कि अंडे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अंडा सिर्फ खाती हूँ, सिर्फ काली मिर्च थोड़ी सी डालती हूँ, नमक बिल्कुल नहीं डालती. बिल्कुल सही है, अंडे से क्या, अंडे में सोडियम थोड़ी है नेचुरली.
कैन की चीजें मैं खाती नहीं हूँ, मैं घर में फूड बनाती हूँ। जिस दिन से आपने वो बोला था ना कि ये क्यूब्स वगैरह यूज नहीं करनी, मैंने वो भी उठा दी है, मैंने वो भी सही। नहीं रखी हुई। तो बस हाँ, अब ये क्योंकि हम बेदिहानी में वो ले आते हैं और हमें लगता है इससे टेस्ट आ जाएगा, दाल में डाल दो तो स्वादी बनेगी, तो वो अब अवॉइड करें। ठीक है। तो मैं बाकी है कि वो जो होते हैं ना, जैसे कहते हैं तुखमलंगा, तो हाँ हाँ, बल्कि वो कहते हैं कि आज दूध भी जो है ना ब्लड प्रेशर के को नॉर्मल करने के लिए बहुत अच्छा है। उसमें फाइबर होता है। मेरे हाँ, पास ऐसा कोई मैजिकल रेफरेंस नहीं है उसका, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप खाइए, उससे कोई नुकसान नहीं है। नहीं, मैं सिर्फ ये है कि एक दिन बस मैंने रूह अफ़ज़ा थोड़ा सा डाल के तो वो मैंने पिया, वरना मैं तुखमलंगा भी दवाई दवाई नहीं छोड़नी, ये सब करना है लेकिन दवाई जरूर खानी है, ठीक दवाई है तो ना। नहीं छोड़ रही, दवाई तो लग गई। बिल्कुल, दवाई पाबंदी से खाइए, और आप जो भी आप करना चाहते हैं करें। आई हैव 2 मोर पार्टिसिपेंट्स। पहले रीवा का सवाल लेंगे, फिर गीता बख्शी का सवाल लेंगे। ये जो 140/76 है, इज इट अ हाई बीपी? इट इज लेस देन 130/70। पर नो 70/90 और ऊपर वाला 100+ एज, क्योंकि मैं थोड़ी देर से पैल्पिटेशन हो रही थी, तो मैंने इंडिया में चेक कराया था, तो उन्होंने पहले मुझे कहा कि यू गेट योर ब्लड प्रेशर चेक एवरी वीक, हर दिन नहीं करना है, हर वक्त नहीं करना है, और सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद नहीं करना है, व्हेन यू आर रिलैक्स तो करिए चेक। अगर नीचे वाला 70 और 90 से या कम है या ज्यादा है, देन इट इज अलार्मिंग। Otherwise 140 to 150 is okay for you. I don't know. बिल्कुल बिल्कुल सही होगा, ये इंडिया की गाइडलाइंस होंगी, तो डेफिनेटली वो उन्होंने अपने हिसाब से बताया। आई विल नेवर से किसी भी प्रोवाइडर पे कि वो गलत है। हम लोग जो कनाडा में बताते हैं, अगर आपको डायबिटीज है तो हम रेंज में नहीं करते। हम लोग ब्लड प्रेशर के जो टारगेट्स देते हैं, वी डोंट टॉक अबाउट रेंज के नीचे वाला 70 से 90 के दरमियान और ऊपर वाला 110 से 130 के दरमियान हो। हम कहते हैं अगर डायबिटीज है तो 130/80 से कम होना चाहिए। अगर डायबिटीज नहीं है तो 70 से 120 से कम होना चाहिए। ये हमारा इस तरह से टारगेट है, जो कि मोर और लेस वही बनता है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो यू एम फॉर लेस देन 120/70। तो 140/90 जो है वो हाई नंबर है अकॉर्डिंग टू कैनेडियन गाइडलाइंस, जो आप हार्ट एंड स्ट्रोक फाउंडेशन Yes. की वेबसाइट पे भी देख सकती हैं, डायबिटीज कनाडा की वेबसाइट पे भी देख सकती हैं। अच्छा, कुछ ये एज के साथ ये बढ़ता नहीं है ऊपर वाला? एज के range साथ जहां तक मेरी नॉलेज है, तो मैंने तो ये एडल्ट ही के टारगेट्स आपको बताए, मैंने यंगर यूथ के तो बताए भी नहीं, ये एडल्ट ही के हैं सारे टारगेट्स। मगर क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन के साथ हम टारगेट को थोड़ा फ्लेक्सिबल कर देते हैं। जैसे डायबिटीज में 130 एंड 80 को हमने कहा ओके है, लेस देन, ठीक है ना। चलो, एनीवेज मैं जो मैंने पढ़ा है और जो मुझे पता है वो ये है कि एज के साथ भी थोड़ी अपर लिमिट जो है 140 वाली वो बढ़ सकती है, एंड इट इज नॉट हार्मफुल एनीवे। यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आप जाएंगी डॉक्टर के पास और आपका 140 होगा 3 दफा 3 विजिट्स में, दे विल स्टार्ट मेडिकेशन। ठीक है, ओके, थैंक यू। आपका क्या सवाल है? हाँ, हेलो। हाँ जी, मेरा सवाल है, कोलेस्ट्रॉल होने से काफ मसल्स जो लेग्स का है वो स्टिफ होता है, मुझे लगता है। आप इस पर थोड़ा सा गौर डालिए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आर्टरीज ब्लॉक होती हैं, उससे हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन कोलेस्ट्रॉल की एक दवा है जिसका नाम है क्रेस्टोर, वो खाने से काफ मसल्स स्टिफ होने लगते हैं। आप गोली भी खाती हैं क्रेस्टोर की दवा? मुझे लगता है दिया होगा, पता नहीं। हाँ, तो उसकी वजह से अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमारे मसल्स इससे पूरे मसल स्पैज्म का वर्ड यूज करते हैं, एकदम झटका सा आता है, बहुत दर्द होता है उनको। नहीं, दर्द नहीं होता है, पर स्टिफ है। हाँ, जहां तक आंटी, हाँ मैंने पढ़ा है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से नहीं होता। और कोलेस्ट्रॉल जो है वो बेसिकली बेचारा ऐसी चीज है कि वो ना हमारी सिर्फ आर्टरीज को ब्लॉक करता है, हमें एज सच कोई जाहिरी दर्द नहीं देता, कोई फिजिकल स्टिफनेस नहीं देता। आर्टरीज को ब्लॉक करना शुरू कर देता है और उसका सारा जो दुख और जो इम्पैक्ट होता है ना, वो हमारे बेचारे हार्ट पर होता है, क्योंकि ब्लड को फ्लो करने के लिए जगह नहीं मिलती। जैसे आर्टरीज है, ये मेरा अगर मैं होल है तो वो इतनी ब्लॉक कर देगा, तो खून को गुजरने की जगह बहुत कम रह जाती है। नहीं, इसके साथ क्या काफ मसल्स ऑफ लेग्स का कोई संपर्क है? नहीं, बिल्कुल, मुझे जहां तक मेरी नॉलेज है तो नहीं है।
तो वो क्यों स्टिफ होता है? काफ मसल्स जो है वो काफ मसल्स स्टिफ होने का एक और रीजन हो सकता है कि फास्फोरस की कमी की वजह से हो जाता है जिस्म में। तो आप अगर चाहें तो 70 मिलीग्राम फास्फोरस मल्टीविटामिन में अगर मौजूद हो तो वो आप रेगुलर बेसिस पे दिन में 2 दफा लेना शुरू कर दें। 60 से 70 मिलीग्राम हो उसके अंदर, और वो 1 या 2 गोली लेना शुरू कर दें मल्टीविटामिन की। वो उससे आप देखें अगर आपको फायदा होता है, क्योंकि फास्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से काफ मसल्स जो हैं वो स्टिफ होते हैं फॉर सम पीपल। ओह लेकिन अगेन इसके लिए आंटी बेस्ट ये रहता है कि डिटेल असेसमेंट हो, क्योंकि यहाँ बैठ के आई कैन नॉट ओके ओके, कंसल्ट द डॉक्टर। प्रभा, और एक बात जी बस यही पूछना है, काफ मसल्स क्या होती हैं? काफ मसल्स जो टांग में होती हैं, लेग में, घुटने से और पैरों के दरमियान जो एरिया है पीछे से, उसे काफ कहते हैं, उसके मसल्स की बात करें। पिंडली ओह। पिंडली जिसे ये कहते है हैं। ना, ये वाले मसल्स। थैंक यू। गीता जी कुछ पूछना चाह रही हैं? गीता जी हाँ। आप कुछ और पूछना चाह रही हैं? मैं पूछ रही थी जो 2 एक्सरसाइज आपने बताया, एक वेट वाला, वो कितना देर तक कैसे करना है? क्योंकि वो मैं हाँ, जैसे ये जैसे मेरा हाथ दिख रहा है ना, जैसे मैंने वेट उठाया और मैंने यूं किया उसको, फिर मैं उसे नीचे लेके गई, फिर मैं ऊपर लेकर गई, ठीक है। तो ये जो मैं कर रही हूँ ना, ये 10 दफा मैंने करा। अगर मैं बैंड यूज कर रही हूँ तो मैंने बैंड को स्ट्रेच किया 1, फिर मैंने उसको 2 दफा किया 2। तो इस तरह से कोशिश करें, आपने 10 दफा करनी है। इससे इवन अगर मैं विदाउट वेट के कर रही हूँ, कुछ स्ट्रेचिंग नहीं कर रही हूँ, तो मुझे अपने आर्म्स में प्रेशर फील होने लगा, क्योंकि एक ऊपर, हाँ आपको होगा, क्योंकि हम लोग समझते हैं ना कि हम देगची हंडिया चढ़ा रहे हैं, हमने बर्तन धोए इतने सारे, अरे मेरी तो अच्छी खाली एक्सरसाइज हो गई। ये एक्सरसाइज नहीं होती है। जब आप इस तरह प्रॉपर पोस्चर में, मेरे बाजू एकदम सीधे हैं, मैंने 4 दफा करा है और मुझे स्टिल हल्के हल्के से वो शुरू हो गए, लेकिन इसको बिल्कुल स्लो स्पीड में करना है, कभी तेज नहीं करना, ठीक है। तो ये अगर मेरे हाथ में वेट होता तो मेरे मसल्स का वर्कआउट ज्यादा होता, अभी वेट नहीं है, तो ये सिर्फ आपने ऐसे 10 दफा करना है। स्टार्ट करें किसी एक एक्सरसाइज से 10 दफा, फिर अगले दिन ये वाली एक्सरसाइज 10 दफा कर ली, फिर 2 टाइप की एक्सरसाइजेस 10-10 दफा कर लें, 3 टाइप की एक्सरसाइजेस 10-10 दफा कर लें, और फिर उसके बाद जो है वो 15-15 दफा कर लें 3 टाइप की एक्सरसाइज, ठीक है ना। इस तरह से हफ्ते में सिर्फ 2 दिन। ठीक है। प्रभा प्लीज रिपीट दिस एक्सरसाइज बिकॉज़ आई मिस्ड, मैंने मिस किया है। कौन सी एक्सरसाइज? मैं तो जैसे आपको स्ट्रेच करने की एक्सरसाइजेस बता रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। हम चाहें तो हम किसी को बुला सकते हैं एक्सपर्ट को, वो आपको ऐसी सिटिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं। ठीक है, ये जरा देखिए गुलनाथ जी। मैं हाँ बिल्कुल गुलनाज, हम इस पे बात कर लेंगे बाद में इस पर, क्योंकि आई नो कि डायबिटीज के पास भी काफी फंड है, तो मे बी वी कैन गेट समवन हु कैन टीच देम सिटिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। एज वाइज कोई मनाही है? हाँ नहीं, वो सीनियर्स के लिए ही होंगे, हम पहले से बताकर ही उनको लाते हैं। क्योंकि आई एम 78, I should not strain myself, isn't it? No, for sure, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो गीता आप इसकी फिक्र ना करें, मैं ये बहुत अच्छा पॉइंट है, और मैं गुलनाज और उस्मा इस पे हम बात करके और देख लेंगे कि हम किसको बुला सकते हैं, क्योंकि अवेलेबिलिटी का भी मसला होता है ना, लेकिन ऊपर है तो आई होप कि हम किसी को लेकर आ जाएंगे फिर, ठीक है। मैं प्रभा, आपका कोई सवाल है? जी देखिए, मैं राजेंद्र मेहरा बोल रहा हूँ, प्रभा का हस्बैंड। तो मैं 25 साल से डायबिटीज से घिरा हुआ हूँ और मेरी उम्र इस वक्त 72 ईयर्स है। मुझे कुछ परेशानियां हैं जो कि मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप स्पेशलिस्ट हैं इसमें, कि वो डायबिटीज की वजह से मुझे प्रॉब्लम है या किस वजह से है। पहली बात तो ये कि मैं जो आपने एक्सरसाइज बताई वॉकिंग की, वॉकिंग में से बिल्कुल नहीं हो पाती, मुश्किल से मैं कोशिश करता हूँ, और 100-150 गज चलने के बाद मेरे नीचे का धड़ सुन्न हो जाता है, मुझे बैठना पड़ता है। गर्मियों में तो चलिए कोई बात नहीं, कहीं भी पेड़ के नीचे कहीं भी बैठ जाओ, लेकिन सर्दियों में तो नहीं कर पाते, इसलिए सर्दियों में चलना भी नहीं हो पाता। सबसे पहली परेशानी तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर मैं खड़ा होता हूँ, खड़े होकर कोई बाई चांस किचन में कोई थोड़ा बहुत हेल्प की जरूरत पड़ी, तो मैं हार्डली 5 या 10 मिनट खड़ा हो सकता हूँ, उसके बाद मेरा नीचे का धड़ सुन्न होने लगता है, नमनेस हो जाती है, और मुझे क्विक बैठना पड़ता है सोफे पे या कुर्सी पे,
अदरवाइज मैं फेंट गिर सकता हूँ। तीसरी है, मेरे पैरों की जो घुटने के नीचे की नसें हैं वो ब्लू नसें बहुत सारी खड़ी हैं, बहुत नसें जो है खड़ी हैं सब। तो मेन तो यही प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है। तो मैं ये सब पूछना चाहता हूँ कि ये डायबिटीज से रिलेटेड है या कोई और वजह है? पॉसिबली डायबिटीज से रिलेटेड है। अच्छा, आपका जैसे अगर मेरे पास आप चाहें तो आपका नंबर इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इस नंबर पे फोन करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं, हम फोन पर ही अपॉइंटमेंट कर लेंगे। लेकिन जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, द आंसर इज यस। अगर डायबिटीज अंडर कंट्रोल ना हो, आपका जो है वो ब्लड शुगर के नंबर्स हाई हो, आपका 3 महीने का एवरेज, आपको 25 साल से डायबिटीज है, आपने उसका नाम सुना होगा HbA1c, अगर वो आपका 8 से ऊपर है तो नमनेस होना, नर्व डैमेज होना, इट्स वेरी कॉमन विद डायबिटीज। जी उसके लिए दवाइयां दी जाती हैं जो नर्व्स को वो वापस जैसे उनमें से कोशिश करते हैं, जैसे प्रीगाबलिन और इस तरह के जो प्रीगाबलिन में 100 की सुबह शाम ले रहा हूँ। बिल्कुल देख, हाँ मुझे लेकिन आइडिया था कि आपको लेनी पड़ेगी। उसके बाद मुझे दिन में डिसबैलेंस हो जाता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो मैं कभी कभी दिन की छोड़ देता हूँ, 2-3 दिन उसको अवॉइड कर देता हूँ, फिर मेरा बैलेंस बनना शुरू होता है। बाकी मॉर्निंग में और इवनिंग में मैं बराबर ले रहा हूँ प्रीगाबलिन। हाँ और तो मेरी ये कल हाँ मैंने ये मैं एग्जाम्पल में बोला था अंकल। और जहां तक जो आप कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। आपको अपने रिस्क एंड रिस्क ऑफ फॉल को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जब आप खड़े नहीं हो सकते 5 मिनट से ज्यादा, तो यू जी शुड नॉट बी वॉकिंग। क्योंकि जी जो भी मेरी एडवाइजेस है टुडे वो तो है वेल कंट्रोल्ड मैनेजमेंट डायबिटीज के लिए और उसके मैनेजमेंट को करने के लिए। आपकी जी सिचुएशन ऐसी है कि कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी किक इन हो चुकी है। तो आपकी सूरत में जो मेरी सजेशन है बहुत ही बेसिक और सतही है, क्योंकि अभी मैं ज्यादा आपकी हिस्ट्री नहीं जानती। शुगर की दवाइयां पाबंदी से लें, मेक श्योर करें कि आपकी डायबिटीज अंडर कंट्रोल हो, जी तो शायद ये नर्व्स की चीजें थोड़ी कम हो, क्योंकि जो डैमेज हो गया वो तो हो गया, लेकिन अब मजीद कोई डैमेज ना हो। और वॉकिंग का जहां तक है सवाल, वो आप कोशिश करें कि आप घर के अंदर ही वॉक करें, कि जब आपको पता है कि मैं 5 मिनट 7 मिनट के बाद मेरी टांगों में वैसे ही जान नहीं रहनी, तो 7 मिनट आपने घर के अंदर ही वॉक कर ली फॉर द लेसर रिस्क टू योर हेल्थ। बाहर वॉक करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि बैठने की जगह मिली और अगर नहीं मिली तो क्या करेंगे आप, राइट? तो बेस्ट यही है कि आप घर के अंदर वॉक करें, या बैकयार्ड में वॉक कर ली, या घर के सामने बिल्कुल जो हमारा साइड वॉक होता है, बिल्कुल कि आपने वॉक करी, जब आप थकने लगे तो घर के अंदर चले गए। मैं वहीं कर, वैसे गार्डनिंग वगैरह मैं करता हूँ, चेयर रख लेता हूँ पास में, जरा सा मैं हाँ थका तो बैठ जाता हूँ। पहले, दूसरी हाँ बात पहले मैं अपने बैठने आपको की जगह ढूंढ ली फिर वॉक करना शुरू करी, वरना ऐसा ना हो कि वॉक कर लिया और फिर अब बैठने की जगह नहीं मिली आपको। अच्छा, मैं एक चीज ये बतानी चाहता था कि कल मेरा डॉक्टर हरप्रीत बजाज जो है LMC में, जी जी मैं उनसे जानती हूँ। अपॉइंटमेंट था डायबिटीज के बारे में। जी जी तो जी उन्होंने रिपोर्ट मंगवाई थी, तो मेरी जो एवरेज आई है 3 मंथ की 6.6% आई है। ब्यूटीफुल, तो बहुत अच्छी है। अच्छा, वो सारी मैंने जर्नल रिपोर्ट कराई थी, क्योंकि जो ईयरली टेस्ट होता है सारा करवा के कल ही रिपोर्ट आई है। तो उसमें मेरा कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी जो है वो आया 2.17 और बाकी सब इसमें चीजें आई है। खैर वो तो उन्होंने देख के बताया कि ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन मैंने आपसे करा अभी, इस चीज के लिए वो कहते हैं कि ये तो न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह देखेंगे, ये शुगर से रिलेटेड नहीं है। तो मैं क्रॉस आपसे चेक करनी चाहता था कि क्या ये वास्तव में ठीक है, या कई दफा आदमी टाल भी देता है। देखिए, डॉक्टर बजाज इज द अल्टीमेट नॉलेज, तो डेफिनेटली इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, उन्होंने कहा है तो 100% सही है। मेरा सिर्फ वही था क्योंकि उनके सामने आपकी पूरी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री खुली हुई थी। ये So मेरे वही है। हाँ, दे नो मोर अबाउट यू देन मी। मैंने सिर्फ इतना सुना कि मुझे शुगर है 25 साल से और मेरा जो है वो पैरों में दर्द होता है, तो उसके इसलिए मैंने आपको कहा था ना, मेरा एक सतही जवाब मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि मुझे आपकी हिस्ट्री नहीं पता। जी जी तो नर्व डैमेज इज रिलेटेड टू डायबिटीज, और इसीलिए उन्होंने आपको कहा है कि आप नर्व स्पेशलिस्ट यानी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जी जाएंगे, जी जी ताकि वो देखेगा कि अगर प्री गाबलिन से नेक्स्ट लेवल पर क्या हो सकता है आपके लिए, जो कि आपके नर्व्स को वापस एक्टिवेट करे, जी है ना? जी। अच्छा। और बाकी मैं डायबिटीज के लिए देखिए वो सेंजार्डी ले रहा हूँ मैं सुबह शाम, और ग्लाइपेडाइज जो है वो एक टाइम लेता हूँ मॉर्निंग में, और परफेक्ट। हाँ वीकली ओज़ेम्पिक ले रहे हैं हम लोग।
एक्सेलेंट जी, बहुत अच्छा है। मैं दवाइयों में बहुत पर्टिकुलर हूँ, मतलब टाइम से भी आज तक टचवुड भगवान की कृपा से मेरी कोई डोज मिस नहीं हुई है। नो, 6.6 A1C इज एक्सेलेंट। अगर आप मुझे पहले बता देते तो आई वुड हैव सेड डिफरेंटली, क्योंकि मुझे पता ही नहीं थी आपकी डायबिटीज कितनी गुड कंट्रोल में है। राइट, आई ये वाज तो जस्ट मैंने गिविंग द हाइपोथेसिस, राइट? डायबिटीज को तो फ्रेंड बना लिया है मैंने अपना। सही और बात है, उसी तो ऑब्वियसली इफ यू कैन नॉट कॉन्कर इट, यू मेक देम योर फ्रेंड। अच्छा, एक बात मुझे बोलना है मिस्टर मेहरा से, ये जो पीछे जो आपका जो नर्व जैसा थोड़ा सा नीला नीला दिखता जी, होगा, जब ये जी। दिखता है तो ये वेरिकोज वेन भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, तो लेकिन ये मुझे इसमें कोई पेन नहीं होता, मुझे कोई ट्रबल नहीं होती, कुछ नहीं, बल्कि जो नमनेस हो जाता है उसमें जो numbness, होता है, numbness होता है। क्योंकि ये मैंने फेस किया, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। वेरिकोज नहीं, वेन में पेन होता है, लेकिन बेस्ट यही है कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर को ताकि दिखाना they will पड़ेगा। decide, yeah. हाँ, जी, जी, ऑर्थोपेडिक को दिखाना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, मैं नोट कर लेता हूँ। बिल्कुल, Thank you अब वेरी मच। thank you so much for all the questions. We basically moved away from our topic. So diabetes management and exercise. बहुत सारे benefits हैं exercise के in addition to chronic condition, लेकिन हमारा focus क्योंकि diabetes और उसकी management का है, तो कुछ चीजें हैं जो always remember before you exercise. सबसे पहले तो जिन लोगों को diabetes है उनके लिए बहुत important है कि आप अपनी ब्लड शुगर को मॉनिटर करें बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, स्पेशली जिनकी ब्लड शुगर जो है वो फ्लक्चुएट ज्यादा होती है, तो मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल तो बाजू में वो लग जाता है डिस्क, जिसकी वजह से आप फटाफट चेक कर सकते हैं। Why we are monitoring? Because we are scared of low blood sugar. हम नहीं चाहते हमारी ब्लड शुगर 4 से नीचे जाए। हमारी डायबिटीज में क्या होता है कि जब ब्लड शुगर नीचे जाती है तो डेंजरस हो जाता है, डिजी हो जाते हैं, तो वो हम नहीं चाहते। तो अगर मैं वॉकिंग कर रही हूँ, मेरी शुगर जो एकदम 5 तक चली गई है, आइडियली आई शुड स्टॉप, स्लो डाउन एंड देन मे बी गो ईट समथिंग। आइडियली करना क्या चाहिए कि पहले खा लो, खाना खाने के बाद या स्नैक लेके फिर आप वॉक कीजिए। हमारे खानों में प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए, यानी कि जैसे कार्बोहाइड्रेट का मतलब है रोटी चावल आलू, ये नहीं हम कह रहे। एडिक्वेट का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा होना चाहिए, एडिक्वेट का मतलब है मुनासिब होना चाहिए। यानी जब लोग कहते हैं ना कि जी हमने सिर्फ सैलेड और चिकन खाते हैं, हम तो डाइट पर हैं, दैट्स नॉट अ बैलेंस्ड मील। सैलेड खाओ, चिकन खाओ उसके साथ, या सैलेड और बीन्स खाइए, तो साथ में जो है अगर आप एक एप्पल खा लेंगे वो भी कार्बोहाइड्रेट हो गया, दैट्स गुड। तो मिनिमम एक चॉइस होनी चाहिए, जो कि एक एप्पल, एक स्लाइस ऑफ ब्रेड, या आधा कप दही, या 1 कप दूध है, कोई भी एक चीज खा लीजिए, इनमें से मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं। और मैक्सिमम 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाना, चावल है तो 1 कटोरी से ज्यादा नहीं खाना, यानी वो एडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट है, ताकि जब मैं वॉक करूं तो मेरे जिस्म में शुगर हो ना जो टूटे। वरना क्या होगा, जो आपको पूरी मैकेनिज्म समझाया था, मैं वॉक करने लगी, शुगर कम थी, टूटना तो था उस एनर्जी के लिए, तो शुगर लेवल नीचे चला गया। अगर आपकी एक्टिविटी लॉन्ग है, यानी आपने आज डिसाइड किया मैं तो घंटे की वॉक पे निकल रही हूँ, तो जरा ज्यादा शुगर चेक कर लें। हर वक्त कोशिश करें आपके पास लो ब्लड शुगर ट्रीटमेंट हो, स्पेशली इफ यू आर ऑन मेडिकेशन, इफ यू आर ऑन इंसुलिन, क्योंकि उसमें क्या होता है कि शुगर लो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, टिप्स क्या हो सकती हैं? वैसे तो मुझे पता है आप सब लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस और उसके समझदार हैं, आप लोग लाइक अपने कॉन्टेक्स्ट में आप लोग कर ही रहे हैं, लेकिन वो टिप्स इन लोगों के लिए है, ये वाले टिप्स उन लोगों के लिए जिनको थोड़ी मोटिवेशन और चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए। तो अगर आप कहीं भी जाते हैं, मॉल्स में हैं या किसी ऐसी बिल्डिंग में है जहाँ पे सीढ़ियों का ऑप्शन भी है और स्टेयर्स का भी है, और आपकी हेल्थ ठीक है, कोई और क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन नहीं है, जैसे अभी सवालात आए थे, तो स्टेयर्स ले लीजिए व्हेन एवर पॉसिबल। ज्यादा लंबे अरसे तक बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं है, जैसे 4-4, 5-5 घंटे तक, जिसको हम लोग काउच पोटेटोस कहते हैं। ट्राई टू जस्ट वॉक अराउंड। इवन आप लोगों को पता है, आप लोग इंडिया जाते हैं, लॉन्ग फ्लाइट्स में जाते हैं, उसमें भी कहते हैं कि भाई 4 घंटे के बाद उठ के अपने मसल्स को पुल कीजिए, भले जहाज में ही थोड़ी वॉक कर लीजिए, क्योंकि टांगे सुन हो जाती हैं। जो हेल्दी लोग हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप ग्रोसरी स्टोर्स या मॉल्स जा रहे हैं तो गाड़ी को थोड़ा दूर पार्क करके वॉक कर लें, ये भी छोटे छोटे बहाने हैं वॉक करने के। जब जिन लोगों को डांस करना पसंद है, वो अपने फेवरेट म्यूजिक पर कभी डांस कर लें, ताकि एंजॉय भी करें अपनी एक्टिविटी को। इंजॉइंग से बात निकली तो वॉकिंग ग्रुप्स होते हैं ऐसे, जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ उनको ज्वाइन कर सकते हैं, तो सोशलाइजिंग भी हो जाएगी
वॉकिंग भी हो जाएगी, टॉकिंग भी हो जाएगी, और हमारा जो एक्सरसाइज का कोटा था पर डे वो भी अचीव हो जाएगा। तो स्मॉल टिप्स है, जरूरी नहीं है सबके सब काम आए, लेकिन या मे बी सम ऑफ अस विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट एडिंग एक्सरसाइज इन योर रूटीन। ये मेरे फेवरेट मिथ्स एंड फैक्ट्स हैं अबाउट एक्सरसाइज। कोई कहते हैं लोग कि आई डू हाउस वर्क डेली, दैट्स इनफ एक्सरसाइज। ये हम लोग में से सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी से सुनते हैं कि अरे मैं तो घर का सारा काम करती हूँ, मैं कपड़े धोती हूँ, हर दूसरे दिन मेरे घर में लॉन्ड्री होती है, और हम तो बाहर सुखाते हैं कपड़े, तो हमारा आना जाना इतना होता है, वैक्यूम होता है, बच्चे छोटे हैं, झाड़ू पोछा 3 दफा होता है। That's not exercise, क्योंकि हमने एक्सरसाइज की डेफिनेशन देखी थी ना, कंटिन्यूअस vigorous movement of large muscles for at least 10 minutes। तो जब हम घर के काम कर रहे होते हैं ना, तो हमारा चेंज हो रहा होता है। आप लॉन्ड्री चाहे 2 घंटे हो, लेकिन आप चेंज कर रहे हैं ना, सो यू आर नॉट यूजिंग द सेम मसल्स अगेन। आप इतने सारे कपड़े हैं कि मुस्तकिल 10 मिनट तक आप कपड़े ही फैला रहे हैं और आप इसी पोजीशन में काम कर रहे हैं, या देन इट मे बी एन एक्सरसाइज, राइट। एक और चीज, लोगों को ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज सिर्फ सुबह में ही करनी चाहिए, इसके अलावा नहीं करनी चाहिए। रॉन्ग। यू कैन डू एक्सरसाइज एनी टाइम ऑफ द डे, शाम में, दोपहर में, रात में, कभी भी करें। दोपहर में इसलिए हम एडवाइज नहीं करते मोस्टली, अगर कोई कहता भी है, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा होती है तो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं। अगर आप किसी भी टाइम पे 24 घंटे में आपको जो टाइम पसंद है आप एक्सरसाइज कीजिए। इंश्योर योर सेफ्टी, डार्क में ना जाएं, अगर एरिया सेफ नहीं है तो रात में मत जाएं, लेकिन अगर एरिया भी सेफ है, लाइट्स इनफ है, आपको सेफ फील होता है, फॉर श्योर रात के 9 बजे भी आप वॉकिंग पे जा सकते हैं। अब लास्ट में एक छोटा सा जोक। डॉक्टर अपने पेशेंट से बात कर रहा है कि इट्स प्रीटी सिंपल, ईट लेस एंड गेट मोर एक्सरसाइज, राइट। जो कि मैं भी मुस्तकिल आपसे ये बातें कर रही हूँ कि मॉडरेशन में खाना खाओ और एक्सरसाइज करो, बहुत सिंपल सी लॉजिक है। लेकिन जो पेशेंट है उसका कहना ये है कि नो सीरियसली डॉक, व्हाट इज द रियल सीक्रेट टू लूज वेट। क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हमें को डॉक्टर को ऐसी मैजिकल चीज बताए जिससे हमारा वेट लूज हो, लेकिन अगर हम मॉडरेशन में खाएंगे, एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे, यू ऑटोमेटिकली लूज वेट बिकॉज यू बर्न मोर कैलोरीज। And yes, we already took a lot of questions, so हम stop sharing करते हैं ताकि हम एक दूसरे को देख सकें। अब अगर किसी के पास मज़ीद कोई क्वेश्चन है अबाउट डायबिटीज एंड एक्सरसाइज, फील फ्री टू शेयर दैट विद द ग्रुप, क्योंकि एनी टाइम आप लोग अपनी कोई भी हेल्थ हिस्ट्री करते हैं वो सबसे शेयर हो रही होती है और रिकॉर्ड भी हो रही होती है। तो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि वी अंडरस्टैंड इट इज कॉन्फिडेंशियल। तो आप सब लोग अगर किसी की हेल्थ हिस्ट्री सुन रहे हैं तो प्लीज कीप इट टू योरसेल्फ, बिकॉज वी ऑलवेज ट्राई टू कीप इट कॉन्फिडेंशियल। So seems like no more questions. तो अब मुझे होमवर्क मिल गया है, मुझे लगा कि आप लोगों का बहुत इंटरेस्ट है एक्सरसाइज में, तो हम लोगों के पास एक्चुअली ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो वेल ट्रेन्ड हैं सीनियर्स के लिए, वो एक्सरसाइज कराते हैं। तो अब मैं गुलनाज और उस्मा इस पे बात करेंगे, और अगर हो सकेगा तो वादा नहीं है कि नेक्स्ट टाइम, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट टाइम ही हम किसी एक्सपर्ट को लेकर आए। पहले मैं आके थोड़ी सी बात करूंगी, आई विल बी स्टेइंग इन द सेशन, शी विल डू द एक्सरसाइज, और फिर हम क्वेश्चंस लेंगे उनको बाय बाय करके। वो 30 मिनट्स की एक्सरसाइज कराएंगी या 40 मिनट्स की मैं पूछ लूंगी, और फिर उसके बाद हम बातचीत करेंगे। तो गुलनाज, आई गेस there are no questions. Meeta. Ji, Meeta. Hi. So my question relates not to exercise, if you don't mind, but it relates to diabetes, it seems. Sure, sure. So I want to know कि ये जो हम हेयर कलर लगाते हैं ये क्या डायबिटिक्स के लिए ठीक नहीं होता, उनको कुछ एलर्जी वगैरह कर सकता है, स्पेशली because 2 people I know उनको एडवाइस किया था, they are diabetic, and उनको डॉक्टर ने बोला था बैक होम इन इंडिया कि आप ये कलर्स यूज करने बंद कर दीजिए। तो क्या ये पॉसिबल है? और उसके बाद वो ठीक हो गए थे। I mean, he started, 2 of my colleagues, they started having rashes in their skin. And so it's not related to diabetes, it's more like related to their sensitivity to the chemical in the hair dye. तो उनका ये हुआ होगा कि maybe they have a sensitivity to one of the chemical in the hair dye, and when they stopped it, that problem dismissed or it rectified.
मगर जहां तक मेरी नॉलेज है ऐसे किसी भी फिजिकल एप्लीकेशन का डायबिटीज से ऐसा कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है। डायबिटीज का जो इंटरेक्शन हो सकता है मोस्टली वो खाने पीने की चीजों से होता है, क्योंकि वो ब्लड शुगर पर इम्पैक्ट करते हैं। स्ट्रेस, स्लीप, दीज आर द थिंग्स दैट इम्पैक्ट ऑन योर ब्लड शुगर। और अदर क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन, जैसे किसी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में नहीं है, वो इम्पैक्ट करेगा। लेकिन तो इसमें फिजिकल एप्लीकेशन नो, आई हैवंट रीड एनीथिंग अबाउट इट कि कोई ऐसा चीज है जो फिजिकली, क्योंकि हेयर डाई तो ऊपर से कुछ है ना, मतलब स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। लेकिन जो सेंसिटिविटी होती है ना लोगों की, वो I also counter questioned him, I mean them, both of them, and they were going to different doctors at different times. तो मैंने उनसे यही बोला था कि ऐसा क्यों होगा, ये तो आप ऊपर से अप्लाई कर रहे हो, तो इसमें डायबिटीज का इसका क्या रिलेशन है। तो डॉक्टर ने उनको यही कहा था कि हमारी ये ऑब्जर्वेशन है और ऐसा हमें मालूम है ये डायबिटिक्स के लिए ज्यादा अच्छा नहीं होता, तो आप इसकी एप्लीकेशन बंद कर दीजिए। तो मैंने कहा वो किसी के साथ भी हो सकता है, but I am on the same school of thought like you, like ये तो सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम है, इसका डायबिटीज से कोई लेना देना नहीं। हो सकता है मुझे डायबिटीज नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं वो हेयर डाई लगाती मुझे रिएक्शन हो जाता, because my body is sensitive to that chemical, to a certain chemical. मगर anyways it's I think it's just a matter of discussion, मगर इसका मुझे डायबिटीज से कोई रिलेटेड नहीं लगता जो मेरी नॉलेज है। प्रभा। बस मेरे को यही पूछना है कि अभी मेरे को जो डायबिटीज हुई है वो अभी 7-8 साल ही पुरानी है, ज्यादा पुरानी है नहीं। तो लेकिन जो एक मेरा इशू है वो ये है कि मेरे को खाना जो है, खाने का जो पचाने की मशीन होती है वो स्लो हो चुकी है डॉक्टर्स के हिसाब से। क्या चीज बचाने की मशीन? खाना पचाने की जो मशीन है, डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो चुका है डॉक्टर्स के हिसाब से। टेस्ट के बाद ये बात का पता लगा है। तो खाना नहीं पचता, पेट में ही रहता है, काफी टाइम बाद पचता है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आयरन और एक प्रोटीन नहीं खा पाती हूँ, का मतलब कोई दाल नहीं खा सकती, कोई हरी सब्जी नहीं खा सकती। तो ऑल दीज थिंग्स क्या डायबिटीज जो है वो लीवर को भी डिस्टर्ब कर सकती है क्या? वैसे फैटी लीवर है मेरा वैसे। तो ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है ना लिवर। जब फैटी लिवर है तो वो तो बेचारा ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है, तो इसलिए डायबिटीज तो करे। वैसे डायबिटीज में अगर अनकंट्रोल डायबिटीज हो तो मल्टी ऑर्गन तो होते ही है इम्पैक्ट्स, राइट। तो अगर आपकी डायबिटीज कंट्रोल में है 7 साल से तो डायबिटीज लिवर को डैमेज नहीं करेगी, लेकिन फैटी लिवर इज कॉजिंग डायबिटीज, क्योंकि लिवर लीक्स शुगर इन द सिस्टम। लिवर है ना, उसकी एक एबनॉर्मेलिटी ये है कि वो शुगर रिलीज करता है सिस्टम के अंदर विदाउट नोइंग अस, हमें बताता नहीं है पर अपना काम कर रहा होता है। तो ये हो सकता है आपका इशू। तो डायबिटीज क्या इसके लिए वो कहते हैं कि लिवर तो आपका फैटी है तो फैटी ही रहेगा, हम कुछ नहीं कर सकते ऐसे बोलते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर फैट एक्यूमुलेशन ज्यादा हो चुकी है लिवर में, तो देयर इज नॉट मच वी कैन डू। मगर हाँ, हम उसको मैनेज करते हैं कि हम आपको डाइट, लाइफ स्टाइल, उसमें वही सारी चीजें कि आपका, मुझे पता है आपने लास्ट टाइम भी बताया था आपकी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस है, आप बिल्कुल सादा खाना खा सकती हैं, तो लाइक देयर इज लिटरली यू कैन डू मच अबाउट इट। और दूसरा ये है कि वही थोड़ी बहुत अगर आप वॉकिंग कर सकती हैं घर के अंदर तो आप वो करें। देयर आर सर्टेन पॉइंट्स कि जहां हमारी बॉडी ऑर्गन्स आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, आपकी स्पाइन का इशू है, आपके फैटी लिवर का इशू है, तो मेरा आपको यही मशवरा है कि जस्ट मेंटेन योर क्वालिटी ऑफ लाइफ विद द बेस्ट यू कैन डू। क्योंकि जो मिस्टर स्मिथ कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकती, जो मैं कर सकती हूँ वो ये नहीं कर सकता, जो ये कर सकता है वो आप नहीं कर सकती। तो जस्ट ट्राई टू डू द बेस्ट यू कैन डू विद इन योर रिसोर्सेज, जो आपके लिए। कितनी आई थी? 6.5। मेरी शुगर 6.5 आई थी या 6.2, 6 से ऊपर नहीं जाती है। तो आपका वेल कंट्रोल्ड है, तो आप ये ना सोचें कि डायबिटीज लिवर को तंग कर रहा है। लिवर फैटी है जो फिक्स नहीं हो सकता, वो कॉज कर रहा है डायबिटीज को, वो प्रॉब्लम दे रहा है डायबिटीज को। अपर हर्निया भी है, उसकी वजह से भी हो सकता है खाने का। उसकी वजह से क्या हो सकता है? खाने की प्रॉब्लम। हाँ, अपर हर्निया की वजह से इंटॉलरेंस टू फूड हो सकती है आपको, राइट। क्योंकि हर्निया जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में है हमारा, तो जो आपको खानों के इश्यूज हैं दे आर ड्यू टू द हर्निया।
राइट। ओके क्योंकि ना ऐसा रहता है मेरा पेट, जैसे कि मेरा जब पहला इश्यू हुआ था बच्चा, तो वो सीधा था, वो मेरी छाती पे बैठा रहता था, ऐसा लगता है छाती पे बैठा हुआ है सारा खाना, ऐसा लगता है, बिल्कुल ऐसे तने रहना पड़ता है। रात को सोते भी मुझे तकिए पे सोना पड़ता है। राइट राइट। नहीं, इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू डायबिटीज, तो मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर सकती। जी अंकल। मैं जरा से एक आपको तकलीफ देनी चाहता था, जो आप एक्सरसाइज के लिए कह रहे थे नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट उस पे हो सकती है, तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। रात को जब मैं सोता हूँ, दिन में तो मैं सॉक्स वगैरह पहने रखता हूँ, टाइट सॉक्स, और रात को जब वो सॉक्स उतार के सोता हूँ तो पैर सुन्न हो जाते हैं, पैरों की उंगलियां वो। अगर कोई इसके लिए एक्सरसाइज हो सके तो पैरागावालिन तो मैं ले ही रहा हूँ, मुझे लगता है इसके अलावा तो ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज शायद कोई ऐसी हो कि जो पैरों की उंगलियां और ये सुन्न होने से बच सके। बिल्कुल अंकल ऐसा नहीं, बिकॉज आपके हो चुके हैं, नर्व्स ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं। एक एक्सरसाइज होती है पैरों के नीचे, वो जो बॉल नहीं होती है टेनिस बॉल, वो रख के ऐसे उसको रोल करते हैं, जैसे उसके नीचे रख के ना पाँव को यूं यूं हिलाइए। मगर आप बेसिकली ये हम उनको रिकमेंड करते हैं जिनका प्रॉब्लम अभी प्राइमरी लेवल पर होता है। आपका प्रॉब्लम थोड़ा सिवियर है, आप वो पहनते होंगे, डायबिटिक स्टॉकिंग्स पहनते होंगे आप, राइट, जिससे आपकी खून की सर्कुलेशन इंप्रूव होती है। तो जाहिर सी बात है वो रात में उतारेंगे तो वो सुन्न हो जाएंगे, क्योंकि सर्कुलेशन तो हो ही नहीं रही है। आप ये कोशिश कर सकते हैं कि रात को सोने से पहले अपने पाँव के नीचे बॉल रख के ऐसे पाँव को ना गोल गोल घुमाएं। आप ये करके एक्सरसाइज देख लें, ये एक्सरसाइज हम लोग काफी रिकमेंड करते हैं। और जब आपका पाँव रखा हुआ है तो उसको ऐसे ऐसे घुमाएं, सर्कुलर नॉन सर्कुलर उसमें घुमा लें, उंगलियों को ऐसे बंद खोल करें, जितना कर सकते हैं आप। वो तो मैं करता हूँ। हाँ, तो वो दोनों उंगलियों को 2-3 10 दफा 15 दफा कर लिया। बॉल को नीचे रख के पैरों के दोनों पैरों के नीचे डॉलर स्टोर से बॉल ले आइए, वो ऐसे गोल गोल घुमा ली, बैठ कर, खड़े होके नहीं, गिर जाएंगे। और उसके बाद आपने ये करा, और बैठे हुए हैं ना जब आप आराम से, तो फिर पैरों को जरा सा एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ऐसे आपने घुमा लिया। वो करता रहता हूँ, बहुत ये 3 एक्सरसाइजेस मेरी नॉलेज में है। एंड अगेन आई एम नो एक्सपर्ट टू, ये बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है, शिरोपॉडी की, न्यूरोलॉजी की, जो मेरी फील्ड नहीं है। जी जी जी। तो इसलिए नहीं, अच्छा है आपने बताया, कोशिश करूंगा मैं आज तो नहीं, कल से कोशिश करूंगा। जब मेरे पास सोने के लिए आते हैं, कम से कम मेरे को 1-2 घंटा लगता है अपने पैर से, उनका पैर दबाती तो धीरे धीरे गर्म होता है, बड़ा ही ठंडा रहता है पैर, बर्फ की तरह इनका। क्योंकि खून की सर्कुलेशन नहीं पहुंच रही है, इसलिए वो ठंडे रहते हैं। हाँ, हॉस्पिटल में मुझे पूरे स्टॉकिंग्स दिए थे, कूले तक के, पंजे से कूले तक। स्ट्रोक हो गया था अक्टूबर में, पिछले अक्टूबर में स्ट्रोक हो गया था। तो 10 साल आपको घर ले जाने के लिए नहीं दिए? घर ले जाने के लिए दिए, वही सेट दिया, तो मैं पहनता हूँ उसे, लेकिन कभी कभी लापरवाही हो जाती है, रात को तो उतारना ही पड़ता है। वो पूरे बहुत टाइट है स्टॉकिंग्स, उनसे पैर भिजे रहते हैं। पता नहीं, ऐसा लग रहा है आपसे बातें करके जैसे हम लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, बहुत अच्छी सी नॉलेज मिल रही है, एंड यू आर सो ब्यूटीफुल एज वेल। तो बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करके। मैं ज्यादा कुछ क्या कह सकती हूँ, आई ट्राई माय बेस्ट, क्योंकि टॉपिक से हम लोग ऑफ हो जाते हैं, बट आई रिस्पेक्ट योर क्वेश्चंस, तो इसलिए आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं अपनी थोड़ी सी नॉलेज में आपको जवाब दे सकूं। रीवा अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीजें आप बता रही हैं, ये तो पता लग रही हैं। ये लिंक तो नहीं है, ये पैरों से लिंक्ड है। मुझे बड़ी देर से शियाटिका की प्रॉब्लम रही, और फिर मुझे विटामिन B12 चेक कराने के लिए कहा गया, बिकॉज आई एम ए वेजिटेरियन। तो मेरा B12 कम आया, तो मुझे रेगुलर B12 दिया और ये स्ट्रेच सॉक्स पहनने को दी। साथ में मुझे कहा कि रात को सोने से पहले आर्म्स के ऊपर मैग्नीशियम ऑयल स्प्रे करके सो, आर्म्स के ऊपर, तो क्रैम्प्स नहीं होंगे और आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। एंड you'll be surprised to know I did it continuously regularly for a month, और मेरी 27 years old sciatica ठीक हो गई। मेरे पैरों में अभी प्रॉब्लम है कि ठंडे रहते हैं, जैसे ये लोग कह रहे हैं, तो जब मेरे ठंडे रहते हैं मुझे क्रैम्प्स होते हैं, आई टेक विटामिन B12 टैबलेट सबलिंगुअल, जो जीभ के नीचे रखते हैं, और वो डिसॉल्व हो जाता है। आपका विटामिन B12 इम्प्रूव नहीं हुआ? अभी कितना है आपका? B12 इम्प्रूव हो गया, पर अभी भी कभी कभी जैसे कि रेगुलर खाने से मैं छोड़ दूं तो फिर मेरे को क्रैम्प्स पड़ते हैं, तो आई टेक इट एंड आई एम फाइन। आप काम करें, मैग्नीशियम भी रेगुलर लेना शुरू कर दें।
नहीं, मैग्नीशियम खाने वाला तो लेती थी, पर स्प्रे हैज हेल्प्ड मी मोर देन मैग्नीशियम इन टैबलेट। एंड यू नो फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे तो स्प्रे का पता भी नहीं था। आई थिंक दिस इज अमेजिंग। जो भी, क्योंकि एक्सपर्ट्स होते हैं, दे नो द लेटेस्ट रिसर्च एंड एविडेंस, तो मुझे तो पता भी नहीं है उसका। कि मैग्नीशियम जो है वो नेकेड स्किन से ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। सो आप लेग्स में जब पेन है आप आर्म्स पे कर सकते हैं, पर कई बार अगर मुझे अपनी बैक में स्टिफनेस महसूस हो तो आई स्प्रे मैग्नीशियम ऑन माय बैक, तो इमीडिएट रिलैक्सेशन होती है। Excellent. Yeah, I did not even know about it. So that's something we all are aware of now. लेकिन कभी भी कोई भी चीज को यूज करने से पहले प्लीज आप सब लोग अपने डॉक्टर से जरूर एडवाइस लीजिएगा। any type of even over the counter, अगर आपकी ऑलरेडी कुछ chronic health conditions है तो always discuss that with your family doctor और फिर वो चीज लेकर आइए। Yes, मीता, आपका कोई क्वेश्चन है? मीता, आप म्यूटेड है अभी। या सो क्वेश्चन नहीं है, मैं सिर्फ एक छोटा सा ऐड करना चाहती हूँ मैग्नीशियम के लिए। सो आई हैव एडेड सीड्स, यू नो, sunflower seeds and pumpkin seeds in my diet on a continuous basis, and for the past 2 months or 2 months or more I've been taking them. और मुझे ये लेग्स वाली जो मेरी प्रॉब्लम थी, जिसके बारे में मैं बार बार बात करती थी हर एक से, बहुत बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है। सो आई एम नॉट इनटू मेडिसिन्स, तो इसलिए मैं ढूंढती रहती हूँ कुछ कुछ नेचुरल सा। तो ये हालांकि सीड्स भी यू हैव टू बाय, बट देन आई फाइंड देम अ बेटर सोर्स ऑफ कैल्शियम। नो, एंड इट्स इजी टू ऐड इन योर डाइट ना, कि आप सीरियल में फ्लैक्स सीड्स ऐड कर सकते हैं, नट्स ऐड कर सकते हैं। तो इसका एक और फायदा भी होता है कि ये स्नैकिंग के भी काम आ जाते हैं। बिल्कुल, और आपको एहसास नहीं होता, लेकिन आप मैग्नीशियम अपनी डाइट में बढ़ा देते हैं। वैसे ये हरी सब्जियों में भी होता है मैग्नीशियम। यस, दूध वगैरह में तो है, पर जिनको ये प्रॉब्लम हो उनको फिर ज्यादा चाहिए ना। Exactly. और प्रॉब्लम जो मुझे क्वेश्चन मैं करती हूँ इवन एज अ डाइटिशियन, ये बात बहुत ऑकवर्ड लगती है, लेकिन हर रोज तो हमारे घर में हरी सब्जी नहीं पक रही है ना। पालक पकेगा तो 4 दिन बाद ही कितना खा लेंगे, कितना खा लेंगे। दूध, हाँ चलो ऐसा है कि अगर मैं रोज 1 गिलास दूध पी लेती हूँ तो चलो ठीक है, वहां से थोड़ा बहुत चला गया। लेकिन आई पर्सनली लाइक दोज आइडियाज जो स्नैकिंग में और जो उस नेचुरल फॉर्म में खाया और फिर मैंने चीजों में ऐड करके भी खाया। इसका तो ना ये जो स्नैकिंग में ये जो ये नमकीन वगैरह खाते हैं ना, फ्राइड वगैरह, ये जो सारे सोडियम खाते हैं जो लोग, तो उनके लिए बेस्ट है। मैं उनको सजेशन अमिता जी, हाउ मच यू टेक? क्वांटिटी कितनी? मैंने मिक्सचर बनाया हुआ है, तो मैं यूजुअली एक बड़ा जैसे सर्विंग स्पून होता है तो वो लेती हूँ मैं। ओह, गुड आइडिया। Pumpkin seed and मैंने मिक्सचर बनाया हुआ है सबका इक्वल उसमें। ओके, जैसे होममेड हमने ग्रेनोला मिक्स बना लिया और जब दिल हो रहा है, लेकिन उससे क्या हो रहा होगा, मैं गुलनाज के उन्होंने 1 चम्मच या 1.5 चम्मच भी ले रही है, आधी कटोरी, तो उसमें समझ लो 1 टीस्पून फ्लैक्स सीड्स आ गए, 1 टीस्पून सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, वो सब मिक्सचर आ गया और पता भी नहीं चला और खा भी लिया। और हो सकता है दिन में 2 दफा ले लिया आपने वही चीजें। और च्यूएबल भी है, ये फाइबर भी आ गया और बहुत इसका फायदा हो रहा है। तो ये अच्छी मेरे दांतों में प्रॉब्लम है, तो ये मेरे लिए ग्राइंड कर देते हैं ड्राई फ्रूट सारे, तो वही चम्मच वाली बात मुझे वही ध्यान आ गया अपना, मेरे दांतों से नहीं खाया जा रहा। तो आई थिंक आई टेक अ लीव फ्रॉम हियर, ठीक है? इट्स मोर देन एन आवर। तो मैं अब डॉक्यूमेंटेशन करूंगी। अगेन आप सबके पास मेरा फोन नंबर है ऑन द स्क्रीन, 9056779599। अगर किसी को भी इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट की जरूरत है, इवन ऑन द फोन, आप फील फ्री टू कांटेक्ट मी, ठीक है? एक बार नंबर और बता दीजिए प्लीज। 905 677 या 9599 9599। ठीक है? ओके, थैंक यू। चलेंगे, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा सब लोगों के बीच में बैठ के बहुत बातें। थैंक यू अंबर, थैंक यू मीता, थैंक यू। गाइस आर ऑल वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ओके, बाय। बाय।